हेलो हेलो माइक चेक 1 2 3 4। हेलो माइक चेक। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्रीधर, मैं एक शराबी हूँ। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रोग्राम और ईश्वर की कृपा से आज का दिन मैं शराब से दूर हूँ। आज का विषय है चौथा कदम और आज की तारीख है 27 जून 2025 शुक्रवार फ्राइडे। दोपहर के 12 बज गए हैं और मेरे घर पे बैठ के दादर मुंबई में मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हमने अभी तक पहला, दूसरा और तीसरा कदम के बारे में वीडियो सुना रहेगा और मैंने इन तीनों वीडियो में हर कदम के बारे में मेरा अनुभव थोड़ा बहुत और ज़्यादा करके लिटरेचर में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में डिस्कशन किया है। अब जब चौथे कदम के बारे में हम देखेंगे तो सबसे पहले चौथे कदम के बारे में बहुत सारे सब प्रश्न आपके मन में उठेंगे और इन प्रश्नों का जवाब देना मैं ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि अगर जब तक ये प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तब तक आपको चौथा कदम लेने की हिम्मत नहीं होगी। बिल डब्ल्यू साहब कहते हैं 12/12 में कि चौथा कदम लेने में दो दिक्कतें आती हैं। एक है मेरा आत्मसम्मान, मेरा अहंकार, मेरा ईगो, जो कहता है ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे लोग इर्द गिर्द दिखते हैं कि जिन्होंने कोई प्रोग्राम वगैरह, 12 कदम वगैरह, चौथा कदम वगैरह, स्पॉन्सर वगैरह नहीं लिया है, उनका कुछ अच्छा चल रहा है, क्यों ये सब झमेले में पड़ना है, ऐसा मेरा अहंकार कहेगा। और मेरा डर, फियर कहेगा अरे बाप रे, ये सब झमेले में मत पड़ो तुम भाई, ये गड़े मुर्दे उखाड़ना पड़ेगा फिर से। ओके, तो ये गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में जो बताया जाता है वही करना पड़ेगा। क्या कहा था बिल डब्ल्यू ने हमको शुरू में कि मद्यपान नाम का एक बीमारी है। ओके, मद्यपान नाम की बीमारी है, ये बताने वाला कौन था? डॉक्टर सिल्कवर्थ थे, डॉक्टर कार्ल यूंग था। और उसका इलाज किसने समझाया हमको? बिल डब्ल्यू ने समझाया। बिल डब्ल्यू को किसने बताया? डॉक्टर सिल्कवर्थ ने बताया, डॉक्टर कार्ल यूंग ने बताया। ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जाके बिल डब्ल्यू को समझा और वैराइटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस में कन्वर्शन एक्सपीरियंस होने के लिए क्या करना चाहिए, ये बिल डब्ल्यू को समझ में आया। तो आज पीछे मुड़ के हम देखते हैं तब हमको समझ में आता है कि हम जो कर रहे हैं वो इलाज डॉक्टर लोगों ने ही बताया है। क्या इलाज बताया है? कि 12 कदम ले लो। क्या होगा 12 कदम लेने से? 12 कदम लेने से तुम्हारे अंदर बदलाव आएगा। जो बिल डब्ल्यू को फ्लैश हुआ था, कन्वर्शन एक्सपीरियंस हुआ था, वही तुमको होने वाला है, लेकिन तुमको एजुकेशनल वैरायटी होने वाली है, ऐसे बिल डब्ल्यू ने कहा है। तो जब बिल डब्ल्यू ने हमको कहा है कि एजुकेशनल वैरायटी होने से तुम्हारा ऑब्सेशन कम हो जाएगा। शून्य हुआ कि नहीं हुआ ये कौन बताएगा और कब बताएगा? जब मैं मर जाऊंगा। मैं तो बॉडी डोनेट किया है, तो मेरे को जब फॉर्मेलिन का टैंक में हॉस्पिटल वाले डालेंगे तब आप लोग बोल सकते हैं कि श्रीधर का मेंटल ऑब्सेशन 0 हो गया था। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहा है। डॉक्टर बॉब ने हमको बताया कि जो मैं आज कर रहा हूँ, जो मेरी आध्यात्मिक परिस्थिति है, वही अगर कल रहेगी तो मैं कल भी सोबर रहूँगा और ऐसे करते करते 1 डे एट अ टाइम मैं शराब से दूर रहने वाला हूँ। तो ये सब देखकर हमको समझ में आना चाहिए कि ये जो बीमारी है उसका इलाज है कन्वर्शन एक्सपीरियंस, उसका इलाज है प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज। डॉक्टर हैरी टाइबोट ने बार बार बिल डब्ल्यू को भी बताया था और बिल डब्ल्यू हमको सबको बता रहे हैं। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में शराब से दूर रहने के लिए इसका इलाज जो है वो है अंदर बदलाव। और कहाँ बदलाव, कैसे बदलाव होगा? ये बदलाव होने वाला है 12 कदमों से। और पहले 3 कदम जो है वो 3 कदम मेंटल लेवल पे, मानसिक लेवल पे, दिमागी तौर पे करना है। चौथा कदम से एक्चुअल एक्शन चालू हो जाता है। तो सवाल नंबर 1, क्या कदम लेना ज़रूरी है? नहीं भैया, शराब बंद करना भी कहाँ ज़रूरी है? कहाँ लिखा है किताब में कि शराब बंद करो भाई श्रीधर तुम करके?
तो अगर तुमको शराब बंद करना है तो उसका इलाज डॉक्टर सिल्कवर्थ, डॉक्टर कार्ल यूंग, ऑक्सफोर्ड ग्रुप, वैराइटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस, इन सब लोगों ने जो बताया है, सब लोगों का जो अनुभव है, बिल डब्ल्यू का है, डॉक्टर बॉब का है, उसके बाद आने वाले हज़ारों लाखों लोगों का पिछले 90 साल का अनुभव है कि कदम लेने से अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो बताया जाता है बीमारी है उसको ठीक होने में मदद होती है। अच्छा, लेने से क्या फ़ायदा? क्या तुम गारंटी दे सकता है भाई चौथा कदम लेने के बाद मैं वापस पीऊँगा नहीं? अरे भैया, चौथा कदम लेने से एक ऑप्टिमल लेवल आ जाती है, मेंटल लेवल या किसकी बोलता है हम लोग, स्पिरिचुअल लेवल आ जाती है। और उस स्पिरिचुअल लेवल के बाद में फिर वापस पीना तकलीफ़ वाली बात है, कठिन बात है, डिफ़िकल्ट बात है। लेकिन अगर मैंने ये जो कुछ सीखा था, ये जो कुछ मुझे अनुभव हुआ था, उस अनुभव को छोड़ के मैं वापस मेरी पुराने सोचने का तरीका है, भगवान तुम पीछे बैठो हम आगे गाड़ी चलाता है, ये सब मैं करने लगा तो मैं पीने की संभावना है। ऐसा नहीं है कि चौथा कदम लेने से मैं पीऊँगा नहीं। लेकिन पीने के बाद लोगों को अक्सर मैं पूछता हूँ क्यों पिया भाई, 3 वजह बताना। तो शुरू में बोलते कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा ही दिमाग में आया ख़्याल और मैं गया। तो चौथा कदम लिया हुआ रहेगा आपने तो आपको पक्का मालूम पड़ेगा कि भैया क्या गलती हुई, कहाँ गलती हुई। अच्छा, नहीं लेंगे तो क्या होगा? आजू बाजू में आप देखिए, चेहरे जो देखते हैं आप, मीटिंग में अगर आने वाला सीसीटीवी लगाएगा और मीटिंग में आते समय उसका चेहरा और जाते समय उसका चेहरा, मीटिंग में जब बात करता है तब उसका बात करने का तरीका, इससे आपको समझ में आता है कि ये भाई साहब को अंदर से शांति है कि ऊपर का दिखावा है। ये किसी भी न्यू कमर को अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में कौन शांति से बैठा है और कौन अंदर बॉयल हो रहा है अपने आप समझ में आता है। तो चौथा कदम नहीं लेगा तो क्या होगा? पता नहीं शराब कब पियोगे मालूम नहीं है, हम कोई तुमको शाप नहीं दे रहे कि नहीं लेगा तो पिएगा तू भाई। लेकिन अनुभव ऐसा है कि मैं जो 9वां कदम के बाद में 12 आश्वासन दिए हैं बिल डब्ल्यू साहब ने कि जो चीज़ मैं नहीं कर पा रहा हूँ उसको भगवान मेरे लिए कर रहा है, ऊपर वाला मेरे लिए कर रहा है, उच्च शक्ति मेरे लिए कर रहा है, उसका मुझे अनुभव हो रहा है, मुझे शांति मिलेगी। तो ये सब नहीं मिलेगा जब तक मैं कदम नहीं लूँगा, तब तक ये 12 आश्वासन जो है नहीं होगा। अच्छा, ज़िंदगी में एक ही बार लेना है कि बार बार लेना है? भैया ये तो तुम्हारे ऊपर है। अब जब मैंने मेरे 5 स्पॉन्सर हुए, हर टाइम स्पॉन्सर बदली किया तो चौथा कदम वापस लिखा। मेरा एक दोस्त है, वो बोलता है कि हर साल मैं बर्थडे के पहले 8 दिन गायब हो जाता हूँ, छुट्टी लेता हूँ, फिर से एक बार चौथा कदम लिख के लेता हूँ और स्पॉन्सर के साथ बात करता हूँ। तो कितना देर के बाद, कितने दिन के बाद, कितने साल के बाद वापस लेना चाहिए ये तो आप ही बताते हैं। अच्छा, लिखने के लिए कहाँ बैठना है? अब भैया ये तो आपको तय करना पड़ेगा। अगर आपके घर में शांति है, आपके घर में आप लिखते हैं तब कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, आपको ऑफिस में है, आप छुट्टी ले सकते हैं, आप 2 दिन कहीं रिहैब में जाके बैठ सकते हैं, आप 2 दिन कहीं रिलीजियस प्लेस में, हिस्टोरिकल प्लेस में, आजू बाजू में कहीं से भी शांति से बैठ सकते हैं, बगीचे में जाके बैठ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, लिखना किसके ऊपर है? लिखने के लिए नोटबुक मत लीजिए। लिखने के लिए लाइन वाला फुल स्केप जो आता है 2 रुपये का, जो जेब में डाल के कहीं भी लिख छुपा सकते हैं, वो ले लो। नोटबुक रहेगी तो लोगों को भी खुजली होती है, पढ़ने वाले को, वो कोई भी हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपका बेटा बेटी हो सकती है, माँ पिताजी हो सकते हैं, ऑफिस वाला कोई बॉस रहेगा, सहकारी रहेगा। इनको कुछ किसी को भी नोटबुक दिखाई दिया तो नोटबुक पढ़ने लगता है आदमी। लेकिन एक सिंगल कागज़ दिखाई दिया तो बोलता नहीं, जान दो भाई, उसका कुछ पर्सनल रहेगा, जान दो, फोल्ड करके बाजू में रख देता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरा अनुभव ऐसा है कि लाइन वाला कागज़ ले लो। कितना टाइम लगेगा ये तो भैया तुम्हारे ऊपर है, तुम कितने करते हो। लेकिन ये कोई बस स्टॉप पे बस का इंतज़ार करते करते करने का काम नहीं, उसको टाइम लगेगा। 2 दिन, 8 दिन, 15 दिन लगता है। आप कितना टाइम लेते हैं? अच्छा, इसको कहाँ छिपा के रखना है? अरे ज़िंदगी भर शराब छिपाया, पैसा छिपाया, लफड़ा छिपाया, तो क्या तुम 4 कागज़ नहीं छिपा सकते हो? कहीं भी छिपाओ, तुमको मालूम है कहाँ छिपाने से पत्नी को नहीं मिलेगा, साहब को नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, तुमको अच्छी तरह से मालूम है। और एक सवाल ये है कि मैंने कैसे लिया था और कब लिया था। तो मैं जब, अभी तो मैं 35 साल 8 महीना सोबर हूँ, लेकिन मैं जब 6 महीना सोबर था तब मैंने पहली बार लिया था। मेरे स्पॉन्सर तब विश्वनाथ गुरुजी थे। फिर दूसरी बार मैंने विश्वनाथ गुरुजी के पास ही लिया।
फिर तीसरी बार मैं अनिल डी के पास लिया, फिर शंकर के पास लिया, फिर सुनील के पास लिया। अब मुझे वापस तैयारी करना है, मैंने स्पॉन्सर बदली किया है। और मैं चौथे कदम का वर्कशॉप लेता हूँ, कार्यशाला लेता हूँ, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक, या शाम को 2 बजे से चालू करके 7 बजे तक। जो तुम्हारा ग्रुप रहेगा, ग्रुप अरेंज करना है। मेरा तो खाली ये है, क्या है भाई, फ्रेंचाइजी बिग बुक का 4-8 पेजेस का जेरोक्स देने के लिए बोलता हूँ ऑर्गेनाइजर्स को, ग्रुप को। एक लाइन वाला कागज़ और एक पेन। 50, 60, 70 आदमी आते हैं। अभी 80, 81, 81 वर्कशॉप हो गए मेरे। तो चौथा कदम, पहला कदम, 9वां कदम, 12वां कदम, सब 12 कदम, ये सब मैं करते रहता हूँ। तो मेरा अनुभव ऐसा है कि चौथा कदम लेने से फ़ायदा होता है। अब सवाल ये है कि 5वां कदम किसके पास लेना है? तो तुम्हारे स्पॉन्सर के पास लेना है। नहीं, हमने स्पॉन्सर लिया नहीं, तो ले लो भाई, जल्दी स्पॉन्सर ले लो। कैसे लेना है स्पॉन्सर? एक तो आसान तरीका ये है कि तुम्हारे ग्रुप में 10 आदमी है कि नहीं जिनको तुम पहचानते हो, हर एक को पूछो मेरे को स्पॉन्सर लेना है, चौथा 5वां कदम लेना है, प्रोग्राम लेना है, मैं किसके पास जाऊँ? तो हर बंदा 3 नाम बताएगा, 2-3 नाम बताएगा, तो तुम्हारे पास 30 आदमी की लिस्ट हो गई। आजू बाजू में पूछो, ज़रा गॉसिप करो, इसमें से किसने भाई स्पॉन्सर लिया, खुद ने स्पॉन्सर लिया हुआ है, खुद ने चौथा 5वां कदम लिया है, तो तुमको समझ में। पहले वाले के पास जाओ, तुमको जो चाहिए उसके पास, कोई कंडीशन नहीं है। पहले वाले के पास जाओ, वो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। हाँ बोलेगा तो काम हो गया, ना बोलेगा तो उसको पूछो भाई किसके पास जाऊँ, बोलो, और 2 नाम ऐड कर दियो। फिर तुम तय करो किसके पास जाना है। 3 लोगों के पास गया लेकिन मुझे स्पॉन्सर नहीं मिला, ऐसे कहने वाले मुझे आज तक मिले नहीं, इसीलिए ये आइडिया करो। दूसरा है स्पॉन्सरशिप का पम्पलेट है 10-12 रुपये का, इंग्लिश, हिंदी, मराठी सब ट्रांसलेशन हुआ है, तो उसको ले लो। वो कितने साल सोबर होना चाहिए? तुमसे ज़्यादा सोबर होना चाहिए शुरू में। तो अभी तो मेरा स्पॉन्सर मेरे इससे कम उम्र का है और कम इसका ये क्या बोलते हैं, रिकवरी इसका का बहुत अच्छा किया है उसने, लेकिन टाइम कम है, लेकिन मैंने जानबूझ के लिया है। अच्छा, उसने लीक करेगा तो अरे यार 10,000 लोगों में से 20,000, 50,000 लोगों में से एक कोई कहानी रहेगी किसने लीक किया करके, तो उस कहानी को छोड़ दो। एक्सेप्शनल टू एक्सेप्शनल 0.01% उसको छोड़ दो, कोई नहीं बोलने वाला है। ओके, तो ये हो गई 4th स्टेप। शुरू करने से पहले मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, तो बिग बुक में क्या लिखा है पहले पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ना है भैया? अच्छा, किस तरीके से लेते हैं चौथा कदम? तो चौथा कदम लेने के 3-4 तरीके। पहला कदम आसान तरीका ये है, बिग बुक में जैसे लिखा है वैसे करो। दूसरा है 12x12 में 12 कदम 12 परंपराएं, इसमें लिखा है वैसा करो। तीसरा जो हैज़ल्डन वाला चार्ट वगैरह आता है वैसा करो। चौथा तुम्हारा स्पॉन्सर बोलता है वैसा करो। ठीक है, तो मैं तो अभी आपको तो थोड़ा बहुत मैं बिग बुक से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये मैं वर्कशॉप लेता हूँ तो मुझे मालूम है। तो बिग बुक में कहाँ पर है भैया ये, इसके बारे में जानकारी? तुम क्या बोलता है, हमको समझ में नहीं आता है, तो मैं बताता हूँ। पेज नंबर 64, पैराग्राफ नंबर 2, हिंदी बिग बुक, पेज नंबर 64। जिनके पास है देख लो, आगे पीछे हो सकता है प्रिंटिंग आगे पीछे मत, पता नहीं मुझे, मैं पढ़ता हूँ। इसलिए हमने अपना निजी लेखा जोखा बनाना शुरू किया, यह चौथा कदम था। ये वाक्य है इस पैराग्राफ का। इसलिए हमने अपना निजी लेखा जोखा बनाना शुरू किया, यह चौथा कदम था। आगे लिखते हैं बिल डब्ल्यू, जिस व्यापार का नियमित लेखा जोखा, तो यहाँ से शुरू होता है। अब बिग बुक में 3 चीज़ें बताई है। एक नंबर है रोष, जिसको हमने अंग्रेज़ी में रिजेंटमेंट कहा है। राग, एंगर और रिजेंटमेंट में फ़र्क है। तो एंगर में भूल जाता है, माँ छोटे बच्चे को 2 झपड़ मारती है, वो आँख की तरफ जाता है या किधर चाकू की तरफ जा रहा है, तो उसको 2 झपड़ा मारती है और पीछे खींच लेती है। लेकिन 5 मिनट के बाद बच्चा भी भूल जाता है, माँ भी भूल जाती है, और वापस नए सिरे से अपना उनका ज़िंदगी चालू रहता है। लेकिन मेरे को खुन्नस बस का कंडक्टर ने मेरे को बोला, ए चश्मे चलना आगे, देखता क्या है, इतना पढ़ा लिखा है, समझता नहीं कि तुमको बस में इतने लोग हैं, आगे चलो। मेरे को खुन्नस आता है, साला इसको देख लेता हूँ मैं, अगली बार इसकी मैं कंप्लेंट करूँगा, डैन डैन टैन टैन, इसको ख़त्म करूँगा, इसके बारे में ऐसा करूँगा वैसा करूँगा।
उतरने के बाद भी मेरे दिमाग में कंडक्टर ही रहता है। उतरने के बाद में मैं गलत रास्ते पे जाता हूँ, सही रास्ते पे जाता हूँ, कितनी देर तक मैं मुझे दिमाग में रखता हूँ। तो वैसे हमने बहुत सारी रिजेंटमेंट जमा की है। तो बिग बुक में पहला बताया है, रोष हमारा नंबर 1 दुश्मन है। आगे चल के 2 पैराग्राफ, शराबियों को अन्य चीज़ों के बजाय इसने मतलब रोष ने, रिजेंटमेंट ने सबसे ज़्यादा बर्बाद किया है। वो आगे लिखते हैं, रोज से निपटने के लिए हमने उनको कागज़ पर लिखा। मतलब कागज़ वाला जो कोई आपको बोलता है कि मैं रात भर मेरे स्पॉन्सर के साथ बैठा और मेरा जो जितना था उल्टी करने का ख़त्म कर दिया, सब मेरा 5वां कदम हो गया। तो हो सकता है उसने वैसा किया रहेगा, लेकिन बिल डब्ल्यू जो हमारा सबका बाप है, उसने जो किताब में लिखा है वो लिखा है कि रोज़ से निपटने के लिए हमने उनको कागज़ पर लिखा। बराबर है, जहाँ जहाँ कागज़ पर लिखा बोल। अच्छा, इसका एक्सेप्शन ज़रूर रहेगा। एक्सेप्शन क्या रहेगा? जो लिख नहीं सकता है, पढ़ नहीं सकता है, भाई स्कूल में गया नहीं है, साइन भी नहीं कर सकता है, उसको अपवाद है। उसने दूसरे के पास से लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट बात कर सकता है। या दूसरा है, कोई एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया, हाथ में ताकत नहीं रही है, ये है वो है, ये जो भी रहेगा तो उसको अपवाद है। लेकिन 99.99% लोगों को बिल डब्ल्यू ने कहा है, लिखा है। क्या लिखना है? हमने उन लोगों को संस्था और नियमों की सूची बनाई। अब लोगों की सूची बनाई है तो जब याद करो, अरे आंख बंद करने के बाद में जिसका नाम आता है, अक्सर लोग मुझे वर्कशॉप में पूछते हैं, पहले था गुस्सा अभी नहीं है। अरे भाई साहब, तुमको याद आता है मतलब तुम्हारे दिमाग में है, रेमनेंट छोटा कण भी रहेगा ना तो है। लेकिन तो हम लोग लिस्ट बनाते। तो मैं जब वर्कशॉप लेता हूँ तो मेरे साथ में मेरा दोस्त था, क्या उसका नाम भूल गया, मैं नाम बताता हूँ। तो उसने मुझे ये आइडिया बताया कि सबसे पहला लिखो, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद किसकी खुन्नस आ रही है भाई, चेयरमैन की है, सेक्रेटरी के, पुराना स्पॉन्सर, नया स्पॉन्सर। अभी तो ए में आया ना भाई, और नए शुरू से मैंने, क्योंकि मेरे दिमाग को आदत हो गई है खुन्नस पकड़ने की, जिसकी वजह से मैं बार बार खुन्नस नए सिरे से बना लेता हूँ। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मैंने जितनी भी खुन्नस बनाई है उसकी लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद में घर वालों की बनाएंगी, पत्नी, माँ, बहन, पिताजी, चाचा, मामा, फूफी, जो भी रहेगा आपका वो लिखो। हो सकता है उसका पूरा नाम मत लिखो, ABC लिखो, पहला नाम क्योंकि ये कागज़ अरे अलावा दूसरा कोई भी पढ़ने वाला नहीं है। ये कागज़ सिर्फ तुमको ही पढ़ना है। तो तुम लिखो और स्पॉन्सर के सामने बैठ के पढ़ो। तो तुम XYZ लिखो, अकबर लिखो, अहमद लिखो, नरेंद्र लिखो, राम लिखो, लक्ष्मण लिखो, रावण लिखो, जो मांगता है उसका नाम रखो। तुमको ही याद रखना है भैया उसका नाम क्या रखा मैंने। तो पहले बनानी है सूची। सबसे पहले A मेंबर, दूसरा घर में, तीसरा काम धंधे पे, चौथा समाज में, पांचवा बचपन से जब तक याद आता है तब तक, छठा मर गए लोग, और सातवां ये इसमें कहीं भी नहीं बैठते हैं लेकिन मुझे खुन्नस है। बराबर है, तो उसका नाम आप लिस्ट में बना सकते हैं। ये लिस्ट बिग बुक में कहीं दी नहीं है, मैंने अपने अनुभव से इतने वर्कशॉप करने के बाद में मैंने बनाई है। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगेगा तो छोड़ दो, अपना रास्ता अपनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बिल डब्ल्यू ने बिग बुक में कहा है लोगों की सूची बनाओ। ये ख़त्म होने के बाद में हर एक का नाम लिखने का, उसमें आगे प्रश्न दिए हैं बिल डब्ल्यू ने, उनको लिखना है। उसके बाद में संस्थाओं की सूची बनाना है, और प्रिंसिपल्स कहा है, नियम बोला है इधर, सच बोलो, हमेशा प्रामाणिक में रहो, अपनी औकात में रहो, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो नियमों की सूची लगा। अच्छा, जो मैं बताता हूँ उसमें नहीं समझेगा तो आपके स्पॉन्सर को पूछो, 10 बार किताब पढ़ो, समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई चीज़ नहीं है दुनिया में बेवड़े को नहीं समझता है यार, समझता है। समझ के लेने की इच्छा रहेगी, ईश्वर से प्रार्थना करो, देख भाई अभी मैं जा रहा हूँ अच्छा काम करने के लिए, तेरी ईश्वर की इच्छा, ऐसा थोड़ी है मैं ऐसा ही रहूँ बगैर प्रोग्राम लिए। तू तो चाहता है कि मैं अच्छा आदमी बनूँ और मेरे अंदर बदलाव हुए, तो इसलिए मैं चौथा कदम लिखने जा रहा हूँ, तो मुझे मदद करो भाई। अच्छा, अब लिखने के बाद एक नाम लिखना है, उसके आगे 5 प्रश्न लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1, मुझे गुस्सा क्यों आता है। प्रश्न क्रमांक 2,
मुझे गुस्सा आने के बाद मेरी प्रतिक्रिया क्या होती है, उसको मैं गाली देता हूँ, मैं पी के आता हूँ और गाली देता हूँ, मैं उसके साथ बात करना बंद करता हूँ, मैं उसके बारे में लोगों को उल्टा सीधा बोल देता हूँ, मैं उसके मुंह के सामने झगड़ा करता हूँ। अनेक प्रकार की हमारी प्रतिक्रिया है, तो हमको लिखना है। तीसरा है, हमको गुस्सा आता है, इसकी वजह क्या है, किस चीज़ को धक्का लगता है, किस चीज़ को टच करता है ये इमोशन, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ता है। तो उसमें बिल डब्ल्यू ने 6 चीज़ें दी है, वो किताब में ही लिखी हुई है, पेज नंबर 65। रोज़ की सूची में लोगों के नाम के सामने हमने लिखा कि हमारा किस भावना से आघात हुआ। 1 स्वाभिमान, 2 सुरक्षा, 3 महत्वाकांक्षा, 4 व्यक्तिगत मामला, 5 सेक्स संबंध, 6 भीति। बराबर है, आगे चार्ट दिया है, उसमें भीति भी लिखा है, डर भी लिखा है। ओके, तो ये 6 चीज़ों को टिक मार्क करना है। तेरी खुन्नस की वजह से तेरे को क्या तकलीफ़ हुई, कहाँ तकलीफ़ हुई, ये तुमको खाली टिक करना है। अगर नहीं आता है तो स्पॉन्सर के सामने बैठने के बाद करना है। प्रश्न क्रमांक 4 है, मेरी क्या गलती हुई, इस संबंध में मेरी क्या गलती हुई, मैं कहाँ गलत था जिसकी वजह से ये सब हुआ। और ये जब हम लिखना शुरू करते हैं तो भेजा गर्म हो जाता है। पहला दिमाग बोलता है, हट मेरी कुछ गलती नहीं हुई, जो कुछ गलती वो सामने वाले की हुई। तो शांत रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ दो इसको। 10 मिनट शांत रहो, मुंह धो के आ जाओ, फिर वापस लिखने को बैठो, फिर सोचो, अरे यार इसमें मेरी क्या गलती थी। लोग बोलते 1 लाख का उसने मेरा नुकसान किया। अरे 1 लाख का उसने नुकसान किया तो तू क्या सोया था क्या? तेरे बस में जेब में कोई हाथ डाल के पैसा निकालता है तो तू क्या सोया था क्या? तेरी अक्ल कहाँ गई थी, घूमने गई थी क्या? तो ये सब सवाल जब हमने अपने आप से पूछे तब उसका जवाब आने लगा कि ये जो मेरा भेजा ख़राब होता है, ये जो मेरे रिलेशंस ख़राब हो गए, इसमें मैं भी जिम्मेदार हूँ। तो आज तक मैं लोगों की तरफ उंगलियां दिखाता था, अब पहली बार मैंने अपनी तरफ उंगलियां ली है। चौथा प्रश्न, मेरी क्या गलती हो गई। दिमाग सुन्न हो जाता है, शांत हो जाता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। पांचवा प्रश्न है, क्या भाई इस बंदे को मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ? जवाब तो ना ही आएगा शुरू में, लेकिन मरता क्या नहीं करता, दूसरा कोई इलाज नहीं। बिल डब्ल्यू ने बताया इसके लिए करना है मुझे। तो पांचवा प्रश्न है, क्या मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। और छठा प्रश्न है, उसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, करने के लिए तैयार हूँ। जो एक लेडी ने अपना 3rd एडिशन में 522 या 532 नंबर पेज पे एक अनुभव लिखा है। वो लिखती है कि 2 हफ्ते तुम ईश्वर से प्रार्थना करो इन बंदे के लिए, तो तुम्हारी खुन्नस कम होना शुरू हो जाता है। जितना द्वेषपूर्ण उसके बारे में दिमाग में ख्याल आ, इसने मेरी वाट लगाई, इसने मेरा सत्यानाश किया, इसको मैं ठोक दूंगा, इसको मैं भूलूंगा नहीं, 7 जन्म तक इसको छोड़ूंगा नहीं, हर कुत्ते के दिन आते हैं, अपने भी दिन आएंगे, मैं इसको देखूंगा। बिल डब्ल्यू कहता है, अरे भैया सिर्फ लिखने से रिजेंटमेंट जाने वाली नहीं है। तो रिजेंटमेंट जाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तो उसको भूलने के लिए, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो इस तरीके से रिजेंटमेंट के बारे में बिल डब्ल्यू ने किताब में लिखा है। एक चार्ट भी दिया है, ये इलस्ट्रेशन है, हाँ, नहीं तो आप बोलेंगे बिल डब्ल्यू ने मिसेस जोन्स नाम की कोई औरत रखी थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल, उदाहरण दिया है बिल डब्ल्यू ने। इसके बाद में पेज नंबर 67 पे वो आ जाता है, बोलता है भय शब्द पर ध्यान दे। मिस्टर ब्राउन, मिसेस जोन्स, मेरी नौकरी, मालिक और पत्नी, सबके साथ कठिनाइयों के साथ ब्रैकेट में लिखा है यह छोटा सा शब्द किसी न किसी रूप में। तो अगले परिच्छेद में बिल डब्ल्यू लिखते हैं, हमने अपने हर प्रकार के भय की अच्छी तरह से समीक्षा की। नाराज़गी न होने के बावजूद हमने उन्हें कागज़ पर लिखा। जिस चीज़ का भय लगता है, डर लगता है, मैं वापस शराब पीऊँगा, मेरी बेटी का कुछ तो लफड़ा होएगा, मेरा बेटे को कुछ नहीं मिलेगा, मैं जल्दी मर जाऊँगा, मेरी जवानी ख़त्म हो। अरे कितने तरह का डर है यार, कुत्ते का डर, बिल्ली का डर, लाइट जाने का डर, पैसा भरने का डर, क्या क्या हो जाता है यार हमको। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद हमको चौथे कदम में जितने भी डर है उनको लिखने के लिए बोलना है। फिर आगे उसने सवाल दिए हैं, अपने स्पॉन्सर से पूछो क्या सवाल का जवाब देना है। तो ये हो गया डर के बारे में। और तीसरी चीज़ जो किताब में लिखी हुई है वो है लैंगिकता। पेज नंबर 68, पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3, 4।
अब सेक्स के बारे में हमने से बहुत को इस मामले को पूरी तरह ठीक होने की आवश्यकता है। परिच्छेद के अंत में बिल डब्ल्यू शुरू में बोलता है हम में से बहुतों को, मतलब सबको नहीं बोलता है, बहुतों को बोलता है। और आखिरी लाइन में उसी पैराग्राफ में बोलता है हम सभी को सेक्स की समस्याएं हैं। हम शायद मनुष्य ही न होते अगर यह समस्या नहीं होती। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? तो शुरू में बिल डब्ल्यू ने बोला अरे भाई कुछ कौन लोग हैं जिनको प्रॉब्लम नहीं है, चलो हाथ ऊपर करो। लेकिन बाद में आखिरी में बोलता है हम सबको समस्याएं हैं। थोड़ी किसी को 5 पैसे की रहेगी, किसी को 5 रुपये की रहेगी, किसी को 500 रुपये की रहेगी। हर एक आदमी का जीने का तरीका अलग अलग है। इसके लिए सबको हमको अलग अलग टाइप के ही ये सब होने वाला है। तो लिखना है प्रॉब्लम क्या है। पहले तो प्रॉब्लम है ना भैया। हम मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास लेके जाते हैं तो मैकेनिक बोलता है साहब गाड़ी स्टार्ट करो, फायरिंग मुझे सुनने दो। फायरिंग सुनने के बाद वो डायग्नोसिस करता है, निदान करता है कि इसका इंजन ख़राब हो गया है, इसका इंजन उतारना पड़ेगा, 2 दिन लगेगा, 13,000 रुपया खर्चा आएगा। अभी जब आपको आना है तब मेरे को 1 दिन पहले फ़ोन करके बोलो तो मैं तैयार रहूँगा, जाओ भागो। तो निदान हो गया तो फिर उसका आगे क्या करना है समझ में आया। तो इसीलिए बिल डब्ल्यू ने सेक्स के बारे में ये उल्टे सीधे सवाल नहीं पूछता है। तुम रेड लाइट एरिया में गया था क्या, तुम पोर्नोग्राफी देखता है क्या, तुम कहीं से लफड़ा किया है क्या, ऐसे सवाल नहीं पूछता है बिल डब्ल्यू। बिल डब्ल्यू पूछता है हमने पिछले कई वर्षों के अपने व्यवहार का निरीक्षण किया। पेज नंबर 69 पैराग्राफ नंबर 2। हमने पिछले कई वर्षों के अपने व्यवहार का निरीक्षण किया। हम कहाँ पर स्वार्थी थे, तो हमको ढूंढना पड़ेगा, अपने अनुभव के बारे में वापस याद करना पड़ेगा। हम बेईमान कहाँ थे, हम लापरवाह कहाँ थे, हमने किसे कष्ट दिया, क्या हमने नाजायज़ रूप से जलन, संदेह या कड़वाहट पैदा की थी, हम कहाँ दोषी थे, उस जगह पे हमको क्या कर सकते थे। इन सभी बातों को कागज़ पर लिखा और उस पर विचार किया। और बिल डब्ल्यू बोलता है ये सब कबूल करो। तो एडमिटेड टू गॉड, टू आवरसेल्व्स एंड टू अनदर ह्यूमन बीइंग। 5वें कदम में हमको क्या करना है, ये सब को हमको उसके पास कबूल करना है। किसके पास कबूल करना है? ईश्वर के पास, अपने आप से और दूसरे किसी व्यक्ति से, मतलब स्पॉन्सर से कबूल करना है। अच्छा, ये सब होने के बाद बिल डब्ल्यू बोलता है इस पुस्तक में आप बार बार यह पढ़ेंगे, पेज नंबर 70, बार बार यह पढ़ेंगे कि विश्वास ने हमारे लिए वह करके दिखाया जो हम स्वयं नहीं कर पाए। तो बिग बुक में पेज नंबर कहाँ शुरू किया था, 64 से 71, 8 पेजेस है। 8 पेजेस में चौथे कदम के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। अब सवाल आता है कि 15 साल के बाद सोब्राइटी में बिल डब्ल्यू ने 12/12 लिखा है, उसमें चौथे कदम में क्या लिखा है भैया। तो चौथे कदम में बिल डब्ल्यू ने पहले ये देखते, पॉइंट्स देखते, कहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए। हिंदी 12/12 पेज नंबर 6 में लिखा हुआ है कि पहला पॉइंट, हाउ इंस्टिंक्ट्स कैन एक्सीड देयर प्रॉपर फंक्शन। किस तरह हमारे इंद्रियों अपने सही कार्य प्रणाली का उल्लंघन करती है। तो उसने थ्योरी दिया है, अब वो थ्योरी दे रहा है। थ्योरी में क्या बोलता है कि हमारे इंस्टिंक्ट्स कैसे थे, सबको इंस्टिंक्ट्स दिए हैं, फिर उस इंस्टिंक्ट्स को हम ज़रा ज़्यादा ही हो गए। हर आदमी को कंजूस होना चाहिए, पैसा बचाना चाहिए, लेकिन इतना कंजूस नहीं होना चाहिए घर वाले चिल्लाए। इतना स्पेंड्रिफ देखा, गॉगल दिखाई दिया ले लिया, जूता दिखाई दिया ले लिया, टी शर्ट दिखाई दिया 3 शर्ट ले लिए, 2 पैंट ले लिए, रेबन का गॉगल 2 ले लिया। ऐसे भी हम करते हैं कभी कभी। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद बिल डब्ल्यू साइकेट्रिक एंगल और रिलीजियस एंगल से बोलता है कि हमको जितनी भी इंस्टिंक्ट्स दी थी, जो भगवान ने सबको दी है, लेकिन उसका जो प्रॉपर फंक्शन था, उससे उसका जो कार्य था, उससे ज़्यादा हमने उसको इस्तेमाल किया है। तो बिल डब्ल्यू ने यहाँ जो पॉइंट्स दिए हैं कि चौथा कदम हमारी अपनी कमियों को पता करने की कोशिश है। मैं पेज नंबर 6 पर पढ़ रहा हूँ, हिंदी 12/12। इंद्रियों की अंतिम दौड़ ही हमारी मूलभूत समस्या है। अच्छा, वो आगे चल के बोलता है चौथा कदम जीवन के अभ्यास की शुरुआत है। मतलब ये लाइफ टाइम करना है, ज़िंदगी भर करना है, एक बार किया ख़त्म कहानी, ऐसा नहीं होता है। सूची रिश्तों का विश्लेषण करती है और संपूर्णता का महत्व देता है। इम्पोर्टेंस ऑफ थरनेस,
ये भूल गया वो भूल गया, इसलिए तो दोबारा करना है ना भैया। तो 12/12 के अंदर बिल डब्ल्यू ने ये जो लिखा है चौथे कदम के ऊपर, तो उसमें 2-3 चीज़ें अलग है 12/12 से। पहली बार बिग बुक से करो, दूसरी बार 12/12 से करो। 12/12 में बिल डब्ल्यू ने जो डर है उसको 2 हिस्सों में बांटा है। एक है आर्थिक अस्ताव्यस्तता और आर्थिक असुरक्षितता, और दूसरा है भावनिक असुरक्षितता। ये मर जाएगा, वो मर जाएगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसे बहुत सारी डर है हमारे दिमाग में। और दूसरा बताया है उसने पैसे का डर। तो उसने प्रश्न दिए हैं, बिल डब्ल्यू ने हमको प्रश्न दिए हैं। काहे के प्रश्न दिया है भैया? 3 चीज़ों के प्रश्न दिए हैं। पहला दिया है सेक्स के बारे में, पेज नंबर 51, 12/12। कब और कैसे और किन परिस्थितियों में मेरे स्वार्थी कामुक संबंधों ने अन्य लोगों को और मुझे क्या हानि पहुंचाई है? तो पहले बिग बुक से लिखो, फिर 6 महीना जाने दो, फिर दूसरे बार 12/12 लेके बैठो। क्या प्रश्न पूछता है? किन लोगों को हानि पहुंचाई और कितनी बुरी तरह से हानि पहुंचाई? क्या मैंने अपने विवाहित जीवन का नाश किया और अपने बच्चों को हानि पहुंचाई? क्या मैंने समाज में अपनी इज्जत को चौपट कर दिया? अरे एक सवाल लेने का, कागज़ पे लिखने, उसका नीचे लिखने का टाइम लगेगा थोड़ा भैया, एक दिन में नहीं होएगा, ये एक रात में होने वाला नहीं है। अगले परिच्छेद में पेज नंबर 51 में पैसे के बारे में उसने दिया है। तो ज़्यादातर शराबियों को यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने आप से इन मामलों से सवाल करें कि आर्थिक और भावनात्मक सुरक्षा के मामले में उनका व्यवहार कैसा था। कोई भी शराबी अपने व्यवसाय या नौकरी के लेखे जोखे की जांच करते हुए अपने आप से यह प्रश्न पूछ सकता है, शराब पीने के अलावा मेरे कौन से चरित्र दोष मेरे आर्थिक असंतुलन के कारण बने? और कहाँ पैसा जाता था भैया? हमको सबको मालूम है कहाँ पैसा जाता था। खाली शराब पिया और मेरा पैसा गया ऐसा नहीं है। मैं किसी को जामीन रह गया, गारंटर रह गया, उसके लिए पैसा गया। लाख का 2 लाख करने की झटके में किसी ने तो मुझे बोला, अरे 2 महीने के अंदर डबल पैसा, उसमें गया मैं। और कहाँ मैं पैसा गया। अच्छा, इमोशंस के बारे में भी उसने लिखा है। भावनात्मक असुरक्षा के आम लक्षण चिंता, क्रोध, बेचारापन, मायूसी भी है, अगले परिच्छेद में लिखा हुआ है। और इस तरीके से बिल डब्ल्यू हमको पेज नंबर 43 से 54 तक, 43 से 54 तक इसके बारे में क्या करना है ये 12 कदम में लिखा हुआ है। अब हमको चल के देखना पड़ेगा कि बिग बुक में क्या लिखा है हमने देखा, 12/12 में हमने क्या लिखा है देखा, मेरे खुद के अनुभव मैंने बताए हैं आपको क्या करना है। अब सवाल ये उठता है कि कब लेना है, कितनी सोबराइटी होने के बाद में चौथा कदम मैं ले लूँ। अब ये पर्सनल क्वेश्चन है भाई। आजकल जो रिहैब में जाके आते हैं लोग, वो रिहैब में जो लोग जाके आते हैं, वो जब रिहैब में रहते हैं तो 8-15 दिन के बाद में उनके पास से लिखवा के लिया जाता है। उनको एक नोटबुक दिया जाता है, उनको एक काउंसलर रहता है, हम लोग इधर एएमएस स्पॉन्सर बोलते हैं, वो काउंसलर बोलते हैं। तो वहाँ पर वो अपनी जीवन कहानी आप बीती सब लिख के बाद में आता है। तो मेरे पुराने दोस्त जो है, एक बंदे ने मेरे पास 35 साल की सोबराइटी, तब मैं 25 साल सोबर था, 35 साल की सोबराइटी के बाद आके 5वां कदम लिखा मेरे पास पड़ा था। तो मैंने उनको पूछा था कि भैया 35 साल की उम्र में आपको एक ही सोबराइटी में ऐसा लगाने आपको करना मांगता है, अभी क्यों लगा? तो उसने जवाब दिया, तो बहुत बढ़िया जवाब था। उसने कहा कि मैं मेरे ग्रुप में हूँ और मैं डिसीज़ का मास्टर हूँ। मध्यपाश बीमारी के बारे में जब भी बोलना होता है तो मुझे बुलाया जाता है, तो मैं खुश था। लेकिन ये कोरोना की बीमारी की वजह से ऑनलाइन मीटिंग चालू हो गई। अब मरता क्या नहीं करता, झक मारा के मैं भी अपना मोबाइल में ऑनलाइन मीटिंग करना चालू किया और मैं अलग अलग टाइम पे अलग अलग ग्रुप में जाके ऑनलाइन मीटिंग घर पे बैठ के करने लगा। तब मेरी समझ में आया कि भैया दुनिया में कई सारे लोग हैं, नए नए बच्चे हैं, 1-2 साल सोबर है, उनका स्पॉन्सर है, उनका 4-5वां कदम हुआ है, उन्होंने 8वां-9वां कदम किया है, वो प्रार्थना और ध्यान करते हैं। तब मेरी समझ में आया मैं ये अल्कोहलिक सेंस के प्रोग्राम में पीछे पड़ा हूँ, लेकिन
मैंने ये तय किया, अगर वो कर सकता है तो मैं भी करूँगा। इसीलिए वो मेरे पास आया, मैं कर सकता हूँ क्या? मैं बोला बिल्कुल कर सकते, जहाँ जागे वहाँ सपेरा। लेकिन मेरा अनुभव ऐसा है, आज मेरे सुनने वालों में से जो 5 साल से कम सोबर है, वो लोग तुरंत ये काम करना शुरू करो, चौथा कदम, पाँचवा कदम का। क्यों? तो आगे चल के जैसे सोबराइटी बढ़ेगी, वैसे ये सब करने के लिए बहुत तकलीफ़ होती है। तुम्हारी इमेज बन जाती है, तुमको स्पॉन्सर लेना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तकलीफ़ वाली बात हो जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ 5 साल के अंदर वाले सोबराइटी वाले जो बंदे, तुरंत चालू करो। आने वाले, अच्छा इसकी जो उर्मी आती है, लिखने की जो उर्मी है, नहीं नहीं मुझे करना चाहिए, इसने कहा उसने कहा, ये प्रोग्राम हुआ, इसमें अल्काथॉन हुई, नाइट विजिल हुई, 1 to 1 सेशन हुआ, ये बंदा बाहर से आया था, उसने ऐसा बोला, मेरे को एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, मैंने किसी का शेयरिंग सुना, तो उर्मी आती है लिखने की, तो तुरंत चालू करो। क्योंकि ये उर्मी ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, बाद में हमको वापस ऐसा लगने लगता है, अबे यार जान दे यार, कितने लोगों ने नहीं लिया, क्या फ़र्क पड़ता है, जाने दो ना, 1 डे एट अ टाइम, शराब से दूर रहा, बस हो गया। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद जल्दी से जल्दी चौथा कदम लेना चाहिए। कितना जल्दी? कम से कम 90 दिन तो सोबर होना चाहिए भैया आदमी। कम से कम 90 साल रहेगा, 90 दिन सोबर रहेगा, तो उसके ज़रा समझ में तो आता है अल्कोहलिक्स अनोनिमस क्या है क्या नहीं है। अच्छा, जो स्लीप वाले बंदे हैं वो पूछते हैं हमको भी 90 दिन की ज़रूरत है क्या? नहीं भाई, तेरे शराब पीने की इच्छा ख़त्म हो गई, 40 दिन 50 दिन जो भी है, 15 दिन 25 दिन, ये तुम तय करो। तो ऐसा कोई नियम तो है नहीं कितने दिन के बाद लेना है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है? ये सब लिखने के बाद में, ये सब लिखने के बाद में 5वां कदम लेना है। 5वां कदम के लिए स्पॉन्सर लगेगा, और इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। 5वां कदम के बारे में अलग वीडियो बनाऊँगा। तो ये जो चैनल है ए शेयरिंग बम्बई श्रीधर, इसमें मैंने हिंदी शेयरिंग डालना शुरू कर दिया है। अब मेरे पास ज़रा थोड़ा टाइम है, मैं एलएलएम को पढ़ाता हूँ, अभी सेमेस्टर ख़त्म हो गया है, नया सेमेस्टर चालू होने को टाइम है, तो मैं क्या करूँगा, फटाफट अभी हिंदी वालों के लिए बना रहा हूँ। अच्छा, कल मुझे हैदराबाद से ईश्वर का फ़ोन आया था, मेरा दो ग्रुप का बम्बई वाला था, अभी हैदराबाद में गया। मैं उसको पूछा तुम्हारे यहाँ हिंदी किसको अरे हमारे यहाँ हिंदी किसको नहीं समझता है। तो मैं बोला कम्युनिकेशन या तो हमारा मदर टंग में कम्युनिकेट करता है या तो इंग्लिश में। तो मैं बोला मेरा हिंदी वीडियो नहीं, हिंदी वीडियो इधर कोई सुनेगा नहीं बोलता है, तुमको मांगता है तो अंग्रेज़ी में बनाओ। तो मेरे दिमाग में आइडिया है, जब कभी टाइम मिलेगा तो ए शेयरिंग बॉम्बे श्रीधर नाम का तीसरा वीडियो यूट्यूब चैनल बना लूँगा, उसके ऊपर डालूँगा। लेकिन आज की तारीख में मराठी वाले में 130 वीडियो डाले हुए हैं, हिंदी वाला अभी कुछ 30-40 चल रहा है। तो आप लोगों को विनती है, इसको सब्सक्राइब करो, इसको कमेंट करो। मेरा फ़ोन नंबर चाहिए, जीएसओ इंडिया को पूछो और उनका उसके पास से नंबर ले लो, और फिर नंबर लेने के बाद में मुझे व्हाट्सअप करो। क्योंकि आजकल तो पैसा बीसे का लफड़ा रहते हैं, तो अनजान नंबर लेने को डर लगता है भैया। इसके लिए पहला व्हाट्सअप करो, फिर मैं आपको फ़ोन करूँगा, आप मुझे फ़ोन करो। आप पहला स्पॉन्सर ले लो। आपका ग्रुप में नहीं है तो आज स्पॉन्सर, दुबई का स्पॉन्सर लेके क्या फ़ायदा है? मेरा स्पॉन्सर कनाडा में रहता है, उसके यहाँ रात को 12 बजते, तब मेरे यहाँ दूसरा कुछ टाइम रहता है। तो जिसकी मर्ज़ी, जैसा कौन सा कहाँ का किसने लेना, लेकिन स्पॉन्सर होना ज़रूरी है। मरे हुए स्पॉन्सर के नाम से वो बहुत भारी था, उसका करने से कुछ फ़ायदा नहीं। अक्सर लोग आपने देखा रहेगा, ये बहुत बढ़िया था मेरा स्पॉन्सर, कितने साल हो गए गुजर के, 12 साल हो गए, उसके बाद में स्पॉन्सर नहीं लिया। तो ऐसे मत करो। हमारे सुनील दादा दादर में थे, तो वो कहते थे कि उनकी उम्र तो 70-75 साल थी, अभी गुजर गए वो। तो वो मुझे कहते थे, श्रीधर मेरा स्पॉन्सर का 13वीं होने के पहले मैं नया स्पॉन्सर लेता हूँ। क्योंकि उनकी 70 साल होती थी, तो वो ऐसे लोगों के पास जाते थे जो बड़े बुज़ुर्ग थे, बुढ़ाऊ थे, तो जल्दी से जल्दी उनका भी नंबर लग जाता था। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में चौथा कदम लिखकर हो गया, ये बहुत रिलीफ देने वाली बात है। बहुत कम लोग चौथे कदम की तरफ जा रहे हैं। बिल डब्ल्यू ने सबको कहा है, लेकिन सब नहीं कर रहे भाई। अब नहीं कर रहे, उसका इलाज क्या है? उसका क्या वो कोई दवा तो है नहीं, तुम नाक बंद करके उसके गले में डाल दे। तो हर एक बंदे ने अपने आप को करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, 1 डे एट अ टाइम। ठीक है भैया, ओके। हाँ भाई साहब,
चलो वन डे एट अ टाइम चौथा कदम के बारे में आज का शेयरिंग यहाँ मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आज की तारीख है 27 जून 2025। इसके बाद में जो भी सवाल है आपके स्पॉन्सर को पूछ सकते हैं। 10 बार बिग बुक पढ़ो, 12x12 पढ़ो। और चौथे कदम के लिए हेज़ल्डन के पास बुकलेट है, चार्ट है, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। जो इंटरनेट में जाके देख सकते हैं ना, ढूंढ सकते हैं, वो बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। लेकिन सबसे आसान तरीका बिल डब्ल्यू ने दिया हुआ बिग बुक में है। खुन्नस के बारे में लिखना है, बाद में डर के बारे में लिखना है और लैंगिकता के बारे में लिखना है। इसको लिख के अपने स्पॉन्सर के पास लेके जाओ, पांचवा कदम करो और ज़िंदगी में बदलाव आएगा। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। आज मेरी उम्र 65 साल है। मैं 35 साल शराब से दूर हूँ और चौथे कदम के बारे में मैं कई साल से लोगों को बता रहा हूँ। मेरे पास कई सारे लोगों ने पांचवा कदम लिया है। अब मैं किसी का स्पॉन्सर नहीं बन रहा हूँ। अब मैंने सुनना छोड़ दिया है क्योंकि अभी मेरी उम्र हो गई, याद नहीं रहता है, मिलने की तकलीफ़ होती है। तो शुरू में स्पॉन्सर की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती है। इसके लिए मेरे को स्पॉन्सर लेने की सोचो मत। अपने ग्रुप के अंदर, अपने एरिया के अंदर, अपने जोन के अंदर आदमी को ढूंढो। ओके, चलो, थैंक यू, बाय बाय, वन डे एट अ टाइम। गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स वी कैनॉट चेंज, courage to change the things we can, and wisdom to know the difference. Thank you, bye bye, one day at a time.